नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे अपने जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए एग्ज़ाम के लिए राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 14, 15 और 16 के जो एमसीक्यूज बन सकते हैं उसके बारे में। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है, राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित स्थानीय निकायों में की गई सेवा का प्रावधान आरएसआर के कौन से नियम में है। मतलब जो राज्य सरकार के कंट्रोल में जो स्थानीय निकाय हैं, जो लोकल बॉडीज़ हैं, उनमें जो सेवा का प्रावधान है उसके बारे में कौन से नियम में बता रखा है आरएसआर के। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा नियम 158 में। नियम 158 में स्थानीय निधियों में जो स्थानीय निधि की सेवा जो होती है उसमें जो प्रावधान है सेवा का, उसके बारे में उल्लेखित नियम उसमें बता रखे हैं। फिर क्वेश्चन सेकंड है अपना, ऐसे स्थानीय निकाय जिन पर सरकार का पूर्ण और प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है उन पर कौन से सेवा संबंधित नियम लागू होंगे। मतलब ऐसे लोकल बॉडीज़ जिन पर सरकार का मतलब पूर्ण और प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और फुल्ली कंट्रोल रहता है, तो उन पर कौन से सर्विस रूल्स लागू होंगे, सेवा नियम लागू होंगे। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 1 से 12। मतलब आरएसआर के जो चैप्टर 1 से 12, अभी हालांकि इसमें 12वां चैप्टर को हटा दिया गया, तो अध्याय 1 से 11 जो भी होंगे उसमें जो भी नियम है वो सारे इन पे लागू रहते हैं। फिर क्वेश्चन थर्ड है, राज्य कर्मचारी को किसी सार्वजनिक निकाय में अंतर्लीन स्थायी स्थानांतरण करने पर उसके पूर्व में उपार्जित अवकाश के संबंध में क्या प्रावधान है। मतलब किसी भी कर्मचारी को सार्वजनिक निकाय जो होगा, पब्लिक बॉडी जो होगी, जो स्थानीय निधि होगी, उसमें अंतर्लीन कर देते हैं, मतलब स्थायी स्थानांतरण कर देते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर देते हैं उसमें, उसी में परमानेंट लगा देते हैं उसको। तो उसके जो पूर्व में जमा उपार्जित अवकाश होंगे, जो उसके पास पीएल पड़ी होगी, जो राज्य सेवा में जो उसने अर्न की होगी, उसका क्या प्रावधान हो, उसके बारे में क्या प्रोविज़न दिया हुआ है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन दे आएगा, अवकाश निकाय सेवा में उपभोग कर सकते हैं। मतलब जो कर्मचारी होगा वो जो निकाय सेवा में जब उसको लगाएंगे तो वहाँ वो उसका उपभोग कर सकता है, उनको काम में ले सकता है, छुट्टियाँ वहाँ वो यूज कर सकता है। फिर क्वेश्चन फोर्थ है, अस्थायी राज्य कर्मचारी को किसी नियंत्रण वाले निकाय में अंतर्लीन करने के लिए क्या आवश्यक शर्त है। मतलब जो टेम्प्रेरी स्टेट एम्प्लॉयज़ होंगे उनको किसी राज्य सरकार के नियंत्रण वाले निकाय में अंतर्लीन मतलब एब्जॉर्ब परमानेंट लगाने के लिए क्या आवश्यक शर्त है, क्या मेन कंडीशन है उसकी जो फुलफिल होनी चाहिए। तो वो है ऑप्शन ए, पूर्व की सेवाएं समाप्त कर पेंशन ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा। मतलब उसकी जो पहले की सेवाएं होगी वो समाप्त कर दी जाएगी और जो उसको नियमानुसार पेंशन और ग्रेच्युटी जो मिलेगी बनेगी वो उसका लाभ उसको दिया जाएगा, पेंशन ग्रेच्युटी का उसको भुगतान सरकार द्वारा कर दिया जाएगा। फिर क्वेश्चन फिफ्थ है, स्थानांतरण के दिन 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके स्थायी राज्य कर्मचारी को स्वायत्त शासित निकायों में, मतलब जिस कर्मचारी के 25 साल पूरे हो चुके हैं राज्य सेवा में और जो परमानेंट भी है, परमानेंट राज्य कर्मचारी है, उसको अगर स्वायत्त शासित निकायों में मतलब लोकल बॉडी जो होती है, ऑटोनोमस बॉडी जो होगी, उसमें लगाने पे क्या रूल है, उसके लिए क्या है। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन से आएगा, उपयुक्त है एवं ब। मतलब कौन कौन से, उसकी इच्छा के बिना स्थायी रूप से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। मतलब उससे परमिशन ली जाएगी, उसकी कंसेंट ली जाएगी, वो कहेगा कि मेरे को लगाओ, तभी उसको स्थायी रूप से लगाया जाएगा। और स्थानांतरित किए जाने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने तक वे प्रतिनियुक्ति पर माने जाएंगे। अगर उसको वहाँ पर लगाया भी जाता है, उसका ट्रांसफ़र वहाँ किया भी जाता है, तो वो परमानेंट नहीं माने जाएंगे, वो प्रतिनियुक्ति पर ही उनको लगाया जाएगा। जब तक उसका रिटायरमेंट नहीं हो जाता है वो प्रतिनियुक्ति पर माने जाएंगे। फिर क्वेश्चन सिक्स्थ है, स्थानांतरण के दिन 25 वर्ष से कम राज्य सेवा वाले स्थायी राज्य कर्मचारी को स्वायत्त शासी निकायों में स्थायी रूप से स्थानांतरित करने पर, अभी अपन ने बात की 25 साल पूरे कर लिए हो जिसने, अब जिसने 25 साल पूरे नहीं किए हो, 25 साल से कम की सेवा हो, उनको राज्य सेवा से स्वायत्त शासी निकायों में स्थायी रूप से स्थानांतरित करने पर मतलब एब्जॉर्व करने पर क्या नियम लागू होंगे। तो यहाँ वापस ऑप्शन सही आएगा, उपयुक्त है एवं वह क्या क्या उसका राज्य सरकार में प्राप्त हो रहा वेतन संरक्षित रहेगा एवं स्वायत्त निकाय निगम संरक्षित वेतन से अच्छा वेतनमान उसे दे सकते हैं। मतलब उसको जो राज्य सरकार में वेतन मिल रहा था उतना तो वेतन वो स्वायत्त शासी निकाय उसको देंगे ही। हो सकता है स्वायत्त शासी निकाय जो है या निगम जो है वो उसको जो वेतन मिल रहे हैं उससे ज़्यादा वेतन उसको दे सकते हैं, वो उनकी इच्छा पे वो ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन कम वो नहीं दे सकते। फिर क्वेश्चन सेवंथ है, पेंशन योग्य सेवा वाले एक कर्मचारी को स्वायत्त शासी निकायों में स्थायी रूप से स्थानांतरित करने पर वह निम्न में से विकल्प दे सकता है। मतलब किसी पेंशन योग्य सेवा वाला कोई कर्मचारी है, उसको स्वायत्त शासी निकायों में परमानेंट लगा देते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करवा देते हैं, वहीं स्थानांतरित कर देते हैं, तो
क्या विकल्प वो दे सकता है, उसके पास क्या विकल्प है। तो यहाँ आंसर सही आएगा। उपयुक्त है एवं व्यय क्या क्या, सरकार के अधीन की गई सेवा के बदले नियमानुसार आनुपातिक पेंशन ग्रेच्युटी प्राप्त करने का, मतलब जो सरकार में उसने सेवा की है उसके हिसाब से जो उसको नियमानुसार आनुपातिक जो पेंशन या ग्रेच्युटी बनती है वो, या फिर स्वायत्तशासी उपक्रम द्वारा संचालित भविष्य निधि योजना में सरकार के अधीन की गई सेवा के आधार पर राशि जमा कराने का। मतलब स्वायत्तशासी उपक्रम द्वारा जो संचालित भविष्य निधि है, पीएफ अकाउंट है, उसमें जो राज्य सेवा में उसने जो अपनी राशि जमा करा ली थी अभी तक जो जमा थी उसका, और उसका ब्याज मिला के वो उसमें जमा करवा सकता है। फिर क्वेश्चन 8 है, कर्मचारी के भविष्य निधि सेवा में अंतर्लीन एब्जॉर्व होने के कितने वर्षों बाद सामान्यतः उसे सरकार के अधीन की सेवा के लिए पेंशन ग्रेच्युटी दे है। मतलब किसी भी स्थानीय निधि की सेवा में उसको अंतर्लीन एब्जॉर्व कर देते हैं, परमानेंटली लगा देते हैं किसी भी कर्मचारी को, कितने साल बाद सरकार के अधीन की गई सेवा के लिए उसको पेंशन या ग्रेच्युटी दे हो जाती है, कितने साल की सेवा करनी जरूरी है कि उसको पेंशन और ग्रेच्युटी मिलने लग जाए। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, 5 वर्ष, 5 साल की सेवा उसके लिए कंपलसरी है, उसके बाद उसको पेंशन और ग्रेच्युटी उसको मिलनी लग जाती है। फिर क्वेश्चन 9 है, कर्मचारी के स्थानीय निधि में अंतर्लीन एब्जॉर्व होने पर पेंशन के संबंध में विकल्प प्रस्तुत करने हेतु मिलने वाला समय। मतलब कोई कर्मचारी स्थानीय निधि सेवा में अंतर्लीन हो जाता है, एब्जॉर्व हो जाता है, परमानेंटली लग जाता है, तो पेंशन के संबंध में जो उसको ऑप्शन जो वो दे सकता है, ऑप्शन जो विकल्प वो प्रस्तुत कर सकता है, उसके लिए उसके पास कितनी समय सीमा है, कितने समय में उसको विकल्प देना होगा। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, 6 माह, मतलब 6 महीने में उसको ये ऑप्शन देना होगा। फिर क्वेश्चन 10 है, राजपत्रित अधिकारियों की सेवा पुस्तिकाएं विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय में कब से रखी जाने लगी है। मतलब गेजेटेड ऑफिसर्स की जो सर्विस बुक्स है, सेवा पुस्तिकाएं हैं, वो हेड ऑफ ऑफिस और हेड ऑफ डिपार्टमेंट मतलब विभागाध्यक्ष और कार्याध्यक्ष के कार्यालय में कब से रखी जाने लगी है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा 1/1/1975, मतलब 1 जनवरी 1975 से ये पहले तो ये महालेखाकार के पास रखी जाती थी और 1/1/1975 से ये विभागाध्यक्ष या कार्याध्यक्ष के कार्यालय में रखी जाने लगी है। तो फिर क्वेश्चन 11 है, एक दिनांक 1 जनवरी 1975 से पूर्व राजपत्रित अधिकारियों की सेवा पुस्तिकाएं कहाँ रखी जाती है। तो अपन ने बात कर ली 1 जनवरी 1975 के बाद तो वो विभागाध्यक्ष या कार्याध्यक्ष के पास जहाँ वो पदस्थापित है वहाँ रखी जाती है। इससे पहले कहाँ रखी जाती है, तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, महालेखाकार, मतलब एजी के पास रखी जाती है, महालेखाकार के पास रखी जाती थी 1975 से पहले। फिर क्वेश्चन 12 है, सेवा अभिलेख के संबंध में नियम राजस्थान सेवा नियम में किस दिनांक से जोड़े गए। मतलब जो सर्विस रिकॉर्ड के संबंध में जो नियम बने हुए हैं वो आरएसआर में कब से जोड़े गए हैं, किस दिनांक से उनको जोड़ा गया। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन आएगा 30/01/1981, मतलब 30 जनवरी 1981 से ये नियम आरएसआर में जोड़े गए हैं। फिर क्वेश्चन 13 है, किस राज्य कर्मचारी की सेवा पुस्तिका नहीं बनाई जाती है। मतलब किसकी सर्विस बुक नहीं बनाई जाती है, कौन से कर्मचारी होंगे जिनकी सर्विस बुक नहीं बनाएंगे। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन दे आएगा, मतलब उपयुक्त सभी, मतलब ये तीनों जो ऑप्शन है इनकी किसी की भी सेवा पुस्तिका नहीं बनती। कौन कौन, पुलिस विभाग का सिपाही या मुख्य सिपाही, मतलब जो कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल होगा उनकी सेवा पुस्तिका नहीं बनती है। अल्प अवधि के लिए नियुक्त कर्मचारी, जो शॉर्ट टर्म के लिए लगा हुआ हो कर्मचारी, उसकी भी सेवा पुस्तिका नहीं बनती है। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो होते हैं, मिनिस्ट्रियल 4th क्लास जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी भी सेवा पुस्तिका नहीं बनती है। फिर क्वेश्चन 14 है, सेवा पुस्तिका के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मतलब कौन सा जो कथन आपको नीचे स्टेटमेंट दे रखे हैं उनमें से कौन सा गलत है सेवा पुस्तिका के संबंध में। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, सेवा पुस्तिका का मूल्य कर्मचारी वहन करता है। सेवा जो सर्विस बुक बनाएंगे उसका जो भी अमाउंट आएगा, जो भी उसकी वैल्यू होगी वो कर्मचारी वहन करता है, ये गलत है, ये सरकार वहन करती है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति पर सेवा पुस्तिका बनती है, मतलब जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट जिस दिन होएगी उस दिन उसकी सेवा पुस्तिका बनती है पहली बार नियुक्ति पर। फिर कर्मचारी के स्थानांतरण पर सेवा पुस्तिका भी स्थानांतरित होती है। अपन ने बात कर ली कि जैसे उसका ट्रांसफर होगा नए ऑफिस में, वो नए ऑफिस में उसकी सेवा पुस्तिका वहाँ भी जाएगी। फिर सेवा पुस्तिका डुप्लीकेट प्रति में तैयार की जा सकती है, मतलब चाहो तो कर्मचारी चाहे तो वो डुप्लीकेट सर्विस बुक ले सकता है 2 रुपये जमा करा के। तो बाकी ऑप्शन सही है, ऑप्शन से गलत है यहाँ। फिर क्वेश्चन 15 है, सेवा पुस्तिका की द्वितीय डुप्लीकेट प्रति राज्य कर्मचारी की मांग पर कितनी राशि पर बनाई जाती है। मतलब कोई कर्मचारी चाहे कि उसको जो द्वितीय प्रति मिले, उसकी डुप्लीकेट कॉपी उसकी जो सेवा पुस्तिका की है वो, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी सरकार में रहती है, जो सेवा पुस्तिका की मूल जो सेवा पुस्तिका होगी वो हमेशा सरकार के पास रहेगी, वो कभी भी कर्मचारी को नहीं दी जाती है। कर्मचारी चाहे तो वो द्वितीय या डुप्लीकेट कॉपी सरकार से ले सकता है। तो इसको कितने रुपये चुकाने पड़ेंगे इसके लिए। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन द आएगा, 2 रुपये। 2 रुपये चुकाकर वो सेवा पुस्तिका की डुप्लीकेट कॉपी ले सकता है। फिर क्वेश्चन 16 है,
कर्मचारी की सेवा पुस्तिका का सत्यापन किसके द्वारा किया जाता है, मतलब जो सर्विस बुक होगी इसको वेरीफाई कौन करेगा, कौन वेरिफिकेशन करता है, इसका सत्यापन कौन करता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, कार्यालयाध्यक्ष द्वारा, मतलब हेड ऑफ ऑफिस जो होगा वो इसकी सेवा पुस्तिका का वेरिफिकेशन करता है। फिर क्वेश्चन 17 है, कार्यालयाध्यक्ष की सेवा पुस्तिका का सत्यापन किसके द्वारा किया जाता है। अभी तक अपन ने बात की कर्मचारियों को सेवा पुस्तिका का सत्यापन कार्यालयाध्यक्ष करता है। अब मान लो कार्यालयाध्यक्ष ही खुद ही है तो उसकी सेवा पुस्तिका का सत्यापन कौन करेगा। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, कार्यालयाध्यक्ष से उच्च अधिकारी द्वारा, मतलब जो उसका सुपीरियर होगा, सुपीरियर ऑफिसर जो होगा उससे उच्च अधिकारी जो होगा वो उसकी सेवा पुस्तिका का सत्यापन करेगा। फिर क्वेश्चन 18 है, सेवा पुस्तिका में कौन सा विवरण अंकित नहीं किया जाता है, मतलब सर्विस बुक में कौन सा विवरण जो है वो अपन उसमें एंटर नहीं करते, उसकी एंट्री नहीं होती है। तो यहाँ ऑप्शन जो आएगा वो आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, कर्मचारी द्वारा लिए गए आकस्मिक अवकाश, मतलब जो कैजुअल लीव लिए हैं कर्मचारी ने जो भी आकस्मिक अवकाश लिए हैं, कैजुअल लीव लिए हैं, उनको इसमें एंटर नहीं किया जाएगा। बाकी जो ये जन्म तारीख है, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है या पहचान का चिन्ह है, जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है या नियुक्ति आदेश, स्थानांतरण एवं पदोन्नति विवरण जो भी होगा, मतलब उसके अपॉइंटमेंट ऑर्डर होंगे या ट्रांसफ़र या फिर उसके प्रमोशन से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट विवरण होंगे वो इसमें रिकॉर्ड होते हैं। फिर क्वेश्चन 19 है, कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सेवा पुस्तिका संबंधित कर्मचारी को वर्ष में कितनी बार दिखाया जाना आवश्यक है, मतलब जो हेड ऑफ ऑफिस होगा, कार्यालयाध्यक्ष होगा, वो सेवा पुस्तिका को जो संबंधित कर्मचारी होगा जिसकी सेवा पुस्तिका है उसको कितनी बार साल में दिखाना आवश्यक है। तो यहाँ आंसर जो आएगा वर्ष से आएगा, वर्ष में एक बार, मतलब साल में एक बार उसको दिखाना और उससे वेरीफाई करवाया जाना सही है कि सारी एंट्रियाँ सही है कि नहीं। फिर क्वेश्चन 20 है, सेवा अभिलेख के संधारण मेंटेन करने के प्रावधान आरएसआर के किस नियम में है, मतलब सेवा अभिलेख को संधारण मेंटेन करने के जो प्रोविजंस है वो कौन से नियम में दे रखे हैं। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन द आएगा, नियम 160 से 161, मतलब 160 से 161 में जो सेवा अभिलेख के बारे में बता रखा है। फिर क्वेश्चन 21 है, एक राज्य कर्मचारी का विदेश सेवा में स्थानांतरण होने पर सेवा पुस्तिका इंदराज के लिए किसके पास भेजी जाती है, मतलब किसी भी राज्य कर्मचारी को फॉरेन सर्विस में ट्रांसफ़र कर देते हैं अपन उसको, तो उसकी जो सेवा पुस्तिका होगी उसमें एंट्री करने के लिए अपन किसको पास भेजेंगे। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, महालेखाकार मतलब एजी के पास वो उसकी सर्विस बुक भेजते हैं। फिर क्वेश्चन 22 है, विदेश सेवा में स्थानांतरण पर सेवा पुस्तिका रखने संबंधी प्रावधान आरएसआर के कौन से नियम में है, मतलब विदेश सेवा में कोई ट्रांसफ़र हो जाता है तो सेवा पुस्तिका रखने संबंधी प्रावधान मतलब कहाँ भेजेंगे, किस हिसाब से रखेंगे उसका, तो किस हिसाब से मेंटेन होएगी वो, उसके बारे में प्रोविज़न कहाँ दे रखा है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, नियम 162 में इसके बारे में उल्लेखित किया हुआ है। फिर क्वेश्चन 23 है, सिपाही मुख्य सिपाही के सेवा अभिलेख के रूप में क्या रखते हैं। तो अपन ने पहले बात की थी सिपाही और मुख्य सिपाही के लिए अपन सेवा पुस्तिका मतलब सर्विस बुक नहीं रखते हैं, तो अब सेवा अभिलेख मतलब सर्विस रिकॉर्ड के रूप में इसके लिए क्या रखते हैं इनके लिए। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, सेवा विवरणिका मतलब सर्विस रोल रखते हैं, मतलब सर्विस बुक की जगह सर्विस रोल, मतलब सेवा पुस्तिका की जगह सेवा विवरणिका रखते हैं। फिर क्वेश्चन 24 है, सेवा विवरणिका में निम्न में से किसकी नहीं बनाई जाती है, मतलब सर्विस रोल किसके लिए नहीं बनाएंगे, जो आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नया आएगा, अल्प समय के लिए नियुक्त कर्मचारी, मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए नियुक्त है अपॉइंटेड कर्मचारी होगा उसके लिए न तो आप सर्विस बुक बनाते हैं न सर्विस रोल बनाते हैं। बाकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सिपाही और मुख्य सिपाही के लिए सर्विस बुक की जगह सर्विस रोल बनता है। फिर क्वेश्चन 25 है, सेवा विवरणिका बनाने संबंधित प्रावधान आरएसआर के कौन से नियम में, मतलब सेवा विवरणिका या सर्विस रोल बनाने के संबंधित जो भी प्रावधान प्रोविजंस है वो कौन से नियम में दे रखे हैं। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, नियम 164 में इसके बारे में बता रखा है। फिर क्वेश्चन 26 है, राज्य कर्मचारी की सेवा के कितने वर्ष पूर्ण होने पर कार्याध्यक्ष द्वारा उसकी सेवा का सत्यापन और पेंशन योग्य सेवा अवधि का निर्धारण किसके परामर्श से करेगा, मतलब किसी भी कर्मचारी के कितने साल पूरे हो जाएंगे सर्विस के जब उसका हेड ऑफ ऑफिस होगा जो कार्यालयाध्यक्ष होगा वो उसकी सेवा का सत्यापन करवाएगा और पेंशन योग्य सेवा अवधि का निर्धारण करेगा। और किसके परामर्श से करेगा, मतलब कितने साल होने पर ये करेगा और किसके परामर्श से ये करेगा। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, 25 वर्ष एवं पेंशन विभाग, मतलब 25 साल की जब सेवा हो जाएगी राज्य कर्मचारी की तब उसकी सेवा का सत्यापन होगा और पेंशन योग्य सेवा अवधि का निर्धारण होगा और वो पेंशन विभाग के परामर्श से होएगा।
फिर क्वेश्चन 27 है, राजस्थान सेवा नियम के अनुसार प्रदत्त अधिकारों के नियमन करने संबंधित शर्तें किस नियम के अंतर्गत निर्धारित हैं। मतलब आरएसआर में जो डेलीगेशन ऑफ पावर है, जो प्रदत्त अधिकारों की जो नियमन का जो शर्तें दे रखी है, इसके संबंध में जो शर्तें हैं, कौन इनका यूज कर सकता है, किस शर्तों के अधीन कर सकता है, उसके बारे में कहाँ उल्लेखित है। तो आंसर सही आएगा नियम 167 नियम में इसकी शर्तें बता रखी है। फिर क्वेश्चन 28 है, राज्य कर्मचारी को 30 दिन तक आदेशों की प्रतीक्षा अवधि पर रखने की शक्तियां प्राप्त है। तो कर्मचारी को 30 दिन तक आदेशों की प्रतीक्षा में रखने का मतलब, जिसको अपन अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर यानी एपीओ भी बोलते हैं, तो 30 दिन तक आदेश की प्रतीक्षा में रखने की शक्तियां किसको प्राप्त है, कौन उसको 30 दिन तक एपीओ रख सकता है कर्मचारी को। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, प्रशासनिक विभाग, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो भी कंसर्न उसका लगता है, वो उसको 30 दिन तक एपीओ रख सकता है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, 10 दिन तक तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो उसका विभागाध्यक्ष लगता है वो रख सकता है उसको एपीओ, 30 दिन तक एपीओ प्रशासनिक विभाग रख सकता है। फिर क्वेश्चन 29 है, किसी भी राज्य कर्मचारी को 30 दिवस से अधिक पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा जाए तो नियमितीकरण किया जाएगा। मतलब किसी भी कर्मचारी को 30 दिन से ज़्यादा एपीओ रख लिया, पदस्थापन की प्रतीक्षा में रख लिया, मतलब वेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर वाले कंडीशन में उसको रख लिया, तो उसका जो नियमितीकरण होगा, जो ये 30 दिन से ज़्यादा उसको रख लिया, तो इसकी सेवा का जो नियमीकरण करेंगे, मतलब उस सर्विस को ब्रेक नहीं हो, उसके लिए कौन इसके लिए एलिजिबल है, किसके पास ये शक्तियाँ हैं। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन दे आएगा, मुख्यमंत्री के अनुमोदन से। मतलब आपको चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी पहले, उसके बाद ही उसका नियमितीकरण कर सकते हो आप। फिर क्वेश्चन 30 है, किसी पद पर नियुक्ति करने के लिए अधिकतम आयु निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है। मतलब जो अपॉइंटमेंट करते हैं किसी भी पोस्ट पर, तो उसके लिए जो निर्धारित आयु, अधिकतम आयु अपन निर्धारित करेंगे, मतलब मैक्सिमम जो एज क्या हो सकती है किसी भी कैंडिडेट के लिए, तो उसके लिए जो रूल्स बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है कि वो डिसाइड करने का कि अधिकतम आयु क्या रखी जाएगी। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, कार्मिक विभाग, मतलब पर्सोनेल डिपार्टमेंट जो होगा उसके पास ये शक्तियाँ हैं, वो अधिकतम आयु निर्धारित करता है। फिर क्वेश्चन 31 है, अधीनस्थ लिपिक वर्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सेवा में नियुक्ति से पूर्व चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से मुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। मतलब जो सबऑर्डिनेट हैं या मिनिस्ट्रियल स्टाफ है या 4th क्लास जो कर्मचारी है, उनको सेवा में जो नियुक्ति से पूर्व, मतलब जब आप फर्स्ट अपॉइंटमेंट उनका होता है, तब अपन ने पहले बात की थी कि उनको चिकित्सा प्रमाण पत्र देना पड़ता है, जो मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपन बोलते हैं, वो प्रस्तुत करने से मुक्त करने की शक्ति किसको प्राप्त है। मतलब वो चाहे तो वो उनको फ्री कर सकता है कि चिकित्सा प्रमाण पत्र दिए बिना भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये शक्ति किसके पास है इनके लिए। तो यहाँ आंसर सही आएगा ऑप्शन से, विभागाध्यक्ष, मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास ये पावर है। फिर क्वेश्चन 32 है, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश जारी करने की पूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। मतलब ऑफिसर्स और जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनके ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी करने की, मतलब ट्रांसफ़र ऑर्डर कौन जारी कर सकता है, कौन उनका ट्रांसफ़र कर सकता है, इसकी फुल पावर किसके पास है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, प्रशासनिक विभाग, जो भी संबंधित उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा वो इनकी ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी कर सकता है, उसके पास पूर्ण शक्तियाँ हैं। फिर क्वेश्चन 33 है, राज्य कर्मचारियों की उनके स्वयं के पद के अतिरिक्त अन्य पद पर नियुक्ति एवं विशेष वेतन की स्वीकृति प्रदान कर सकता है। मतलब राज्य कर्मचारी को उनके जो स्वयं का पद है जिस पर वो लग रहे हैं, उसके अलावा किसी और अन्य पद पर नियुक्ति कर सकता है और विशेष वेतन की स्वीकृति प्रदान कर सकता है। तो ये किसके पास पावर है इस चीज़ की। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपयुक्त सभी। कौन कौन, विभागाध्यक्ष, प्रथम श्रेणी जो फर्स्ट क्लास के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो प्रथम श्रेणी से भिन्न समस्त विभागाध्यक्ष एवं जिला स्तरीय अधिकारी जो फर्स्ट क्लास हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसके अलावा हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो भी होंगे सारे वो, और जिला स्तरीय अधिकारी जो भी होंगे वो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी ऑफिसर होंगे वो, और प्रशासनिक विभाग, इनके पास ये पावर है। फिर क्वेश्चन 34 है, ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अधिवार्षिक आयु प्राप्त कर ली हो के सेवा काल में वृद्धि करने की शक्ति अधिकतम होती है। मतलब जिनका रिटायरमेंट की एज आ गई हो, मतलब 60 साल उनने एज प्राप्त कर ली हो, उनके सेवा काल में, मतलब उनकी सर्विस में वृद्धि कितनी साल तक और हो सकती है, पावर जो मिली हुई है उसमें अधिकतम कितनी वृद्धि कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, 12 माह, मतलब 1 साल तक की वृद्धि मैक्सिमम हो सकती है। फिर क्वेश्चन 35 है, अधिवार्षिकी के पश्चात सेवा काल में वृद्धि की जाती है। मतलब किसी का रिटायरमेंट हो गया, अधिवार्षिकी आयु उसने प्राप्त कर ली, उसके बाद सेवा काल में वृद्धि करनी हो, उसकी सर्विस को बढ़ाना हो, तो ये किसके पास पावर है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, कार्मिक विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा। मतलब पर्सोनेल डिपार्टमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा कंसर्न, वो उसको बढ़ा सकता है। फिर क्वेश्चन 36 है,
अध्ययन अवकाश के अलावा समस्त प्रकार के अवकाश स्वीकृत करने की शक्ति प्राप्त है। मतलब अध्ययन अवकाश जो स्टडी लीव होगा उसके अलावा जितने भी अवकाश बनते हैं सारे अवकाश स्वीकृत करने की शक्ति किसको प्राप्त है, किसके पास ये पावर है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन दे आएगा, प्रशासनिक विभाग, विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्ष। मतलब इन तीनों के पास पावर है वो अलग अलग है, वो आपको डेलीगेशन ऑफ पावर वाली जो लिस्ट है उसमें देखनी पड़ेगी कि कौन कितनी कर सकता है। बाकी इनके पास पावर तीनों के पास है। फिर क्वेश्चन 37 है, भारत में वैदेशिक सेवा में राज्य कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत करने की शक्ति प्राप्त है। मतलब किसी को फॉरेन सर्विस में लगा देते हैं या डेपुटेशन पे लगा देते हैं, उस कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत करने की शक्ति किसको प्राप्त है, कौन उसको अवकाश सैंक्शन कर सकता है, लीव सैंक्शन कौन कर सकता है। तो यहाँ आंसर से आएगा दोनों ए एवं ब। कौन कौन वैदेशिक नियोजक, मतलब फॉरेन एम्प्लॉयर जो होगा जहाँ वो लग रखा है वहाँ का जो नियोजक है, और प्राधिकारी जिसने वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण की स्वीकृति दी है, मतलब ऐसा अथॉरिटी जिसने उसको फॉरेन सर्विस में ट्रांसफ़र की जो परमिशन दी है, वो दोनों मिला के इसको अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं वैदेशिक सेवा में। फिर क्वेश्चन 38 है, निम्न में से कौन विभागाध्यक्ष नहीं है, मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट निम्न में से कौन नहीं जो आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन दे आएगा, श्रम उपायुक्त। मतलब लेबर डिप्टी कमिश्नर जो होता है वो विभागाध्यक्ष नहीं होता, बाकी महाधिवक्ता, आबकारी एवं कर आयुक्त और मुख्य अभियंता सिंचाई जो हैं ये विभागाध्यक्ष होते हैं। फिर क्वेश्चन 39 है, निम्न में से कौन विभागाध्यक्ष है, मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, उप शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग। जो डिप्टी सेक्रेटरी होंगे सामान्य प्रशासन विभाग के, वो विभागाध्यक्ष हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे। फिर क्वेश्चन 40 राजस्थान सेवा नियमों में शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित परिशिष्ट है। मतलब डेलीगेशन ऑफ पावर से रिलेटेड जो अपेंडिक्स है वो कौन से नियमों में, जो राजस्थान सेवा नियम के कौन से परिशिष्ट में उसके बारे में बता रखा है, डेलीगेशन ऑफ पावर कौन से परिशिष्ट में उल्लेखित है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, परिशिष्ट 9। मतलब परिशिष्ट 9 में शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित रूल्स दिए हुए हैं और उनमें शक्तियाँ बता रखी है किसके पास कितनी शक्तियाँ होगी। फिर क्वेश्चन 41 है, विभागाध्यक्ष प्रथम श्रेणी की सूची जिस परिशिष्ट में अंकित की गई है, कौन सी परिशिष्ट है जिसमें विभागाध्यक्ष मतलब प्रथम श्रेणी की सूची दे रखी है, जिसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट फर्स्ट क्लास कौन होंगे उसके बारे में उनने बता रखा है कि ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे फर्स्ट क्लास के। तो वो कौन से परिशिष्ट है, तो वो ऑप्शन से आएगा परिशिष्ट 14। मतलब परिशिष्ट अपेंडिक्स 14 में ये बता रखा है कौन विभागाध्यक्ष प्रथम श्रेणी के होंगे। तो यहाँ अपना जो चैप्टर 14, 15 और 16 से जो रिलेटेड एमसीक्यूज जो अपने एग्जाम के हिसाब से अच्छे बन सकते हैं वो मैंने कवर करवा दिए हैं। इस हिसाब से अपना यहाँ आज राजस्थान सेवा नियम के जो भी चैप्टर हैं जो अपने सिलेबस में बनते हैं उनके नोट्स और एमसीक्यूज मैंने कवर करवा दिए हैं। अब अपना नेक्स्ट बनेगा राजस्थान सिविल सेवा कार्य ग्रहण काल, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक प्लीज़ वेट कीजिएगा। मेरा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।